क्वेश्चन। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन हम लोगों ने देखा। यस गाइस, इन लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक हम लोगों को क्या देखना है, एक एग्जांपल देख के ये लॉ अगर डेटा दिया जाए तो ये लॉ वहां पे वैलिड है, ये लॉ प्रूव हो रहा है। कौन सा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। ये कैसे जस्टिफाई किया जाए फ्रॉम द डेटा, ये हम लोगों को देखना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट या यू कैन से डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये लॉ जो है, ये लॉ वहां पे वैलिड है या प्रूव हो रहा है। ये कैसे जस्टिफाई किया जाए फ्रॉम द डेटा? तो एक एग्जांपल ले लूं। यू वांट मी टू टेक एग्जांपल फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ द लॉ एंड हाउ डेटा वाइज यही लॉ वहां पे वर्कआउट हो रहा है। डेटा इज इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ, ये कैसे जस्टिफाई किया जाए, इसके लिए एक एग्जांपल ले लूं। जैसे हम लोगों ने पहले लॉ के लिए लिया था। गाइस ले लो एक एग्जांपल, गाइस ले लो एक एग्जांपल, चलेगा? आई एम आस्किंग एवरीवन, गाइस ले लो एक एग्जांपल। सर आपने कल दिया था शायद से। अरे कल कब दिया एग्जांपल? कल एग्जांपल ही दिया नहीं मैंने। नहीं सर, देने वाले थे आप। हाँ आज लेने वाला था ना मैं। यस सर। कल दिया नहीं, परसों दिया था ना। स्वराज या स्वस्तिक, स्वराज या कौन है? आई गेस स्वराज है, या फिर उसकी जगह पे कौन है? स्वराज या फिर ये होगा स्वस्तिक होगा, या फिर सार्थक पाटिल होगा। गाइस हम लोगों ने एग्जांपल लिया ही नहीं कल, आज ही लेने वाले हैं। तो ले लो क्या एग्जांपल? एग्जांपल हाँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, जरा ध्यान दो। एग्जांपल कैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, ये आपको दिखा देता हूँ। चलो एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है लेकिन ले लेते हैं। 1.375 इतना ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इतना ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड है। अब देखो आपको एक बात बता दूं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो, मेटल इफ हैज ऑक्सीडेशन स्टेट लो, तो सफिक्स OUS यूज किया जाता है। एंड अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इफ हैज ऑक्सीडेशन स्टेट हाई, तो उसी मेटल के एंड में सफिक्स यूज किया जाता है IC। क्या? IC, ये ध्यान में रखना है। तो आपको क्यूप्रिक बोला है, IC सफिक्स से मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी। तो देखो Cu+1 भी स्टेट में हो सकता है, Cu यानी कि कॉपर +2 स्टेट में भी हो सकता है। अगर कॉपर +1 स्टेट में है तो Q+ बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? Q+। +2 स्टेट में है तो क्यूप्रिक बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? क्यूप्रिक। Q+Cupric ये बुलाया जाता है, Q+Cupric। सिमिलरली अगर Fe2+ स्टेट में है, वी डू कॉल इट एज अ फेरस, हम इसको फेरस बुलाते हैं। Fe+2 की जगह पे +3 स्टेट में हो, ये दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए न्यूट्रल Fe में से, +2 बन गया। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, +3 बन गया। Fe3+ को फेरिक कहा जाता है। तो OUS कब लगाना है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के वक्त। IC सफिक्स कब लगाना है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के वक्त। तो अब मुझे बताओ, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोला है, क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +2 या +1? कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +2 या +1? +2। +2। तो इसका मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला यही होना चाहिए, CuO, क्योंकि ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड पेरोक्साइड छोड़ के, एंड F2O एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, F2O ये कंपाउंड छोड़ के या पेरोक्साइड छोड़ के बाकी सभी जगहों पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही होगा। मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने खुद के ऊपर -2 चार्ज बढ़ा लेगा, तो -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का हर एक एलिमेंट में, पेरोक्साइड छोड़ के एंड F2O छोड़ के। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है एंड F2O में +2 होता है। The only compound where oxygen has
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज F2, बाकी कहीं पे भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है ऑक्सीजन का। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होता है। तो -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर से ही लेगा, तो कॉपर +2 स्टेट में होगा, कॉपर +2 ऑक्सीजन -2, चार्जेस यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर बैलेंस। तो CuO इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। समझ में आ गया क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला? क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला समझ में आ गया गाइस? ये रेडॉक्स में पढ़ा नहीं वाला हूं, लेकिन कुछ तो समझ में आया, कुछ तो एटलीस्ट कुछ तो समझा। हाँ सर। सानिका कुछ तो समझा? सानिका, संस्कृति, शामवी, वैभवी, कुछ तो समझा गाइस? ओके, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का इतना वेट दिया आपको, ठीक है। रिड्यूस्ड बाय हीटिंग इन करंट ऑफ हाइड्रोजन इज reduced by heating in current of हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के करंट में हीट किया मतलब हाइड्रोजन ही ऐड किया। जब आप किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड करते हो दैट इज रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड करते हो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड करते हो रिडक्शन। तो रिडक्शन किया मतलब हाइड्रोजन ही ऐड किया है, इसीलिए कहा कि करंट ऑफ हाइड्रोजन में रिड्यूस किया। इन करंट ऑफ हाइड्रोजन and the weight of copper that remained was and the weight of copper that remained was 1.098 ग्राम। इतना कॉपर रह गया, इतना कॉपर रह गया मतलब ऑक्सीजन जो है कॉपर ऑक्साइड का किसने निकाल के ले गया? हाइड्रोजन के करंट में हीट किया था ना किसको? कॉपर ऑक्साइड को। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर के फॉर्म में चला गया, कॉपर रह गया। कितना? इतना कॉपर रह गया, ठीक है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट कॉपर कितना? 1.179 कहा है ग्राम of copper was dissolved in nitric acid। किसमें डिसॉल्व किया? नाइट्रिक एसिड में। किसमें डिसॉल्व किया? नाइट्रिक एसिड में। किसमें डिसॉल्व कर दिया? नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया। तो कॉपर नाइट्रेट बना एंड उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फॉर्म्ड कॉपर नाइट्रेट। फॉर्मूला लिख के देता हूं आपको, लिखने की जरूरत नहीं है। CONA3 टॉइस बन गया, इसको कन्वर्ट किया, विच इज कन्वर्टेड टू कॉपर ऑक्साइड बाय इग्निशन। मतलब इसको हीट करके इसको हीट करके इसमें से NO2 निकाल दिया एंड क्या रखा? इसको कन्वर्ट किया COO में बाय इग्निशन, मतलब हीट करना। ये सॉलिड बनता है जब भी किसी सॉलिड का लिक्विड के साथ रिएक्शन करके, लिक्विड स्टेट में जो एसिड है उसके साथ रिएक्शन करके दूसरा नया सॉलिड बनाया जाता है। इस सॉलिड को प्रेसिपिटेट कहते हैं, और प्रेसिपिटेट को हिट करके और कोई कंपाउंड बना जाए तो उस प्रोसेस को इग्निशन कहते हैं। तो इग्निशन करके कॉपर नाइट्रेट को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या मिला? द वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म वाज, इससे जो कॉपर ऑक्साइड बना सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, द वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म, इसका माइक ऑन है, फॉर्म वाज 1.476 ग्राम। इतना कॉपर ऑक्साइड मिला। शो दैट डेटा इज इन, अरे माइक बंद करो, accordance with data is in accordance with the law of definite proportion। तो ये शो करना है। डेटा बहुत सारा दिया है लेकिन वैल्यू जो दी है ना वही नोटेबल चीज है। कोई भी रिएक्शन नहीं लिखनी है गाइस,
कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन चला गया, कॉपर बच गया इतना, इसकी भी रिएक्शन लिखनी नहीं है। ना कि कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो कि ये बनने की रिएक्शन और इसको हीट करके कॉपर ऑक्साइड बनने की रिएक्शन, इग्निशन की प्रोसेस, इसकी भी रिएक्शन लिखनी नहीं है। यू जस्ट नीड टू नोट डाउन द गिवन वैल्यूज। आपको जो जो वैल्यूज दी है उतनी ही खाली नोटेबल चीजें हैं, उसका आपको यूज करना है, ना कि कोई रिएक्शन लिखना है। वी आर नॉट स्टडिंग स्टोइचोमेट्री हियर, हमको स्टोइचोमेट्री से मतलब नहीं है। अभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता हो ना हो, फिर भी ये डेटा से प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट लिख के दिया था, इसका भी आपके पास स्क्रीनशॉट रहने दो। इसका प्रॉब्लम से कोई संबंध नहीं है, यही अपना प्रॉब्लम है। चलो फिर बात करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। चलो स्क्रीनशॉट कर लो। एकदम सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, एकदम सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, एकदम हो गया सिंपल सर। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। चलो हो गया स्क्रीनशॉट सबका? हो गया सर। सबका हो गया? रब कर दूं? रब कर दूं? हाँ सर। स्क्रीनशॉट कर लो एंड अपने आप ही जरा ध्यान से देख के मुझे बताओगे कि किसकी अमाउंट दी है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में किसकी अमाउंट दी है। फर्स्ट केस में जो दिया है उनको मैंने सिंगल लाइन से अंडरलाइन किया है, सेकंड केस में जो दिए हैं उनको मैंने डबल अंडरलाइन किया है। तो कोई बताएगा फर्स्ट केस में क्या दिया है? क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना, इतना, उसमें कॉपर कितना, इतना, सेकंड केस में कॉपर इतना, क्यूप्रिक ऑक्साइड इतना। तो अब क्या किया जाए? दोनों केस में कॉपर के मासेस तो दिए हैं, दोनों केसेस में कॉपर के मासेस तो दिए हैं, बराबर। क्या दिया है? दोनों केसेस में कॉपर के मासेस दिए हैं, बराबर। तो कॉपर के मासेस दोनों केस में दिए, लेकिन इस केस में क्यूप्रिक ऑक्साइड का वेट अलग है। देखो ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड का 1.375 ग्राम में 1.098 ग्राम इतना कॉपर उनको मिला था, और इतना सारा कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ। इससे थोड़ा ज्यादा हुआ, इससे थोड़ा ज्यादा हुआ, तो वेट कॉपर का इसमें थोड़ा ज्यादा ही आएगा। तो देखने की बात यह है कि कॉपर ऑक्साइड का मास ज्यादा तो कॉपर का मास, कॉपर ऑक्साइड का मास कम तो कॉपर का मास कम, कॉपर ऑक्साइड का मास ज्यादा तो कॉपर का मास भी ज्यादा। तो डेटा में आपको क्या दिख रहा है? आपको ऐसा दिख रहा है कि पहले केस में कॉपर ऑक्साइड का मास कम था तो उससे मिलने वाले कॉपर का वेट भी कम था। दूसरे केस में कॉपर ऑक्साइड का वेट थोड़ा सा बढ़ा तो उससे मिलने वाले कॉपर का मास भी वहां पे ज्यादा है। तो जरा दोनों केसेस में कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर के मासेस इंग्लिश कर लो, ऑक्सीजन के मासेस निकाल लो, फिर कॉपर का परसेंटेज कितना है पहली केस में वो निकालो, सेकंड केस में भी कॉपर का परसेंटेज कितना है निकालो। पहले केस में फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो, दूसरे केस में भी ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो। दोनों केसेस में कॉपर ऑक्सीजन के परसेंटेजेस, दोनों केसेस में कॉपर एंड ऑक्सीजन के परसेंटेजेस निकालो। अगर परसेंटेजेस कॉपर एंड ऑक्सीजन के सेम आ गए, समझ लेना है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यहाँ पे वैलिड है। आ गया समझ में क्या करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है? समझ में आया सबको? यस गाइस, समझ में आया कुछ? दिशा, Yes, sir. आर यू गेटिंग मी? सानिका, कुछ समझ में आया? Yes, sir. सानिका, समझ में आया कुछ? संस्कृति कुछ समझा? वैभवी कुछ समझा? यस गाइस, आर यू गेटिंग मी और नॉट? स्क्रीनशॉट हो गया है, रब कर दूं? यस सर। ओके, कुशल कुछ समझा? कुशल क्या करना है? Yes, sir. जब भी आप लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सॉल्व करते हो, या तो एलिमेंट का प्रोपोर्शन, दो कंबाइनिंग एलिमेंट जो है, दोनों केसेस में कॉपर ऑक्साइड के सैंपल दिए है ना, दोनों केसेस में कॉपर ऑक्साइड के सैंपल दिए है, तो सेम कंपाउंड के दो सैंपल दिए हैं, सेम कंपाउंड के दो सैंपल दिए हैं, दोनों में सेम एलिमेंट है। अगर एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो या वेट्स का रेशियो सेम हो, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो या फिर वेट का रेशियो सेम हो, तो परसेंटेज भी सेम ही आएगा। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हो जहां पे
एक ही कंपाउंड के दो सैंपल दिए हो, उस केस में या तो जो आपको दो कंपाउंड्स दिए हैं उनमें दो एलिमेंट जो है कंबाइनिंग एलिमेंट्स, उनके मोल्स का रेशियो निकालो, उनके एटम्स जो है उनके एटम्स के मोल का रेशियो निकालो। मोल्स का रेशियो जो आएगा वही उनका मास का रेशियो होगा एंड परसेंटेज भी उनका उसी रेशियो में आएगा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रूव हो जाएगा। या फिर अगर आपको क्या दिया है, मासेस दिए है किसी एक एलिमेंट के, दो सैंपल कंपाउंड के दिए, दोनों केसेस में किसी एक एलिमेंट के मासेस अलग अलग दिए, दूसरे एलिमेंट का मास निकाल लो, दोनों के परसेंटेजेस निकाल लो, परसेंटेजेस सेम आ गए दोनों केस में, वही दो एलिमेंट और उनके परसेंटेजेस भी सेम, डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड। तो अब देखो सॉल्यूशन में आप मुझे डेटा बताते जाओ। पहली केस में क्या है, इन फर्स्ट सैंपल ऑफ CO कितना है भाई, मास ऑफ CO कौन बताएगा, 375 ग्राम ना। मास ऑफ कॉपर कितना है भाई उसमें, 1.098 ग्राम। whatever I have written is correct, whatever I have written is correct। ये पहली केस में है ना, यस। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते क्या? क्या आएगा, 1.375 माइनस 1.098 कितना, 0.277 ग्राम आया मास ऑफ ऑक्सीजन पहली केस में। आया गाइस, समझ में आया क्या निकाला, पहली केस में मास ऑफ ऑक्सीजन निकाला, यस। अरे समझा, आया ना? यस सर। दिशा, सानिका, यस सर। शाम्वी, संस्कृति, गौरव, हर्ष, करण, कुशल, आर्य, आदित्य, यस सर। यस सर। अरे सबको समझा कि नहीं? यस सर। मासेस पता है, आउट ऑफ दिस पूरा मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, पूरे सैंपल का मास इतना है, उसमें से इतना क्या है ऑक्सीजन और इतना क्या है कॉपर। तो कॉपर के मास को अगर इससे डिवाइड करो, मास ऑफ कॉपर अपॉन टोटल मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100, कॉपर का परसेंटेज मिल जाएगा। ऑक्सीजन का जितना मास है उसको टोटल मास से डिवाइड करो, यानी कि कॉपर ऑक्साइड के मास से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 100 से, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। देयरफॉर क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट CO कितना आएगा, यहाँ पे कितना है, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड गिवन इनटू 100 कितना आएगा, 0.277 अपॉन 1.375 इनटू 100 करोगे तो 27.7 को 1.375 से अप्रोक्सीमेटली 1.5 से, तो डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा है तो परसेंटेज 27.7 से कम आने वाला है। परसेंटेज अगर ठीक से कैलकुलेट करोगे 20.14 परसेंटेज आ जाएगा ऑक्सीजन का कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर ऑक्साइड के फर्स्ट सैंपल में ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना आ गया, तो रिमेनिंग किसका परसेंटेज होगा, रिमेनिंग किसका परसेंटेज होगा, ऑब्वियसली। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कॉपर इन फर्स्ट CO कितना आएगा, कितना रे, कितना रे, मास ऑफ 79.86 कॉपर ऑक्साइड कितना आएगा, माइक ऑफ करो, 1.098 अपॉन, माइक ऑफ करो रे, किसका शुरू है, इनटू 100, ये करोगे तो कितना आएगा, 79.86 के अराउंड आएगा कॉपर का परसेंटेज फर्स्ट सैंपल में। ये परसेंटेज ऑक्सीजन का है, ये परसेंटेज कॉपर का है, किसमें, इसमें फर्स्ट सैंपल में। समझ में आया गाइस, समझ में आया क्या, इसमें कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं,
कॉपर ऑक्साइड का टोटल मास दिया था, कॉपर का मास दिया था, सब्ट्रैक्शन करके ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, ऑक्सीजन के मास को कॉपर ऑक्साइड के मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला। इन द सेम मैनर कॉपर का जो मास है फर्स्ट कॉपर ऑक्साइड के सैंपल में, उस मास को कॉपर ऑक्साइड के टोटल मास से डिवाइड किया इनटू 100, परसेंटेज ऑफ कॉपर मिल गया इन फर्स्ट सैंपल। सबको समझा ये गाइस? अभी गाइस गॉट दिस? सबसे पूछ रहा हूँ, वैभवी कुछ समझा? वैभवी ओके, स्वस्तिक समझा, स्वराज, श्रेयस, चांदी, यस सर, समझ गए। यस सर। तानिका, मोहित, कुशल, कौस्तुभ, सबको समझा ना? इसी तरीके से दूसरा करना है, इसी तरीके से दूसरा करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसी तरीके से सिर्फ दूसरा करना है। दूसरे सैंपल के केस में भी यही करना है। और सेकेंड सैंपल ऑफ CO क्या क्या है? मास ऑफ सेकेंड सैंपल ऑफ CO आई गेस 1.476 ग्राम, इतना दिया, इतना ही है कह रहे? आई गेस इतना ही दिया है, आई डोंट थिंक इससे कम दिया है। मास ऑफ CO इन सेकेंड सैंपल, कितना कॉपर बन करके कॉपर नाइट्रेट एंड कॉपर ऑक्साइड बनाया है? 1 पॉइंट क्या था रे वो? 1.179 था क्या? जरा देखो। हाँ 1.179 कॉपर टेकन था, उसको बर्न करके नाइट्रेट बनाया, नाइट्रेट से इतना कॉपर ऑक्साइड मिला। तो इतना कॉपर ऑक्साइड जो मिला वो इतने कॉपर से ही मिला है। तो ये कॉपर का मास है सेकंड सैंपल में। तो अब इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर कितना आएगा? 1.476 माइनस 1.179 कितना आएगा? 0.297 आएगा। कितना आएगा? ये सब्ट्रैक्शन 0.297। तो यहां तक समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट करो। चलो गाइस डू टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट डू टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी से करो, जल्दी से करो स्क्रीनशॉट। चलो क्योंकि डन सर। आगे के लॉ का भी स्टेटमेंट देखना है। हो गया सबका? सबका हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। स्क्रीनशॉट रब कर दूं? तो अब जरा ध्यान दो, क्या करेंगे? ऑक्सीजन का मास निकालेंगे, परसेंटेजेस निकालेंगे, परसेंटेजेस टैली करेंगे, दूसरा कोई चारा है नहीं। Therefore, mass of oxygen in क्या रे? सेकेंड सैंपल कितना? 0.279 ग्राम आ गया। तो अब परसेंटेजेस निकालो। अब क्या करो? परसेंटेजेस निकालो। वेदांत आ गए रे, इसको वेदांत की बड़ी याद आ रही थी, आ गया। कब आया देखो? Therefore, percentage of oxygen in second sample कितना आएगा भाई? Mass of oxygen there upon mass of copper oxide second sample into 100 कितना आया? 0.297 upon 1.476 into 100 यानी कि 29.7 अपॉन 1.476, ऑलमोस्ट देड़ है, ऑलमोस्ट 1.5 है। तो आंसर जो है ना वो 15 भी नहीं आएगा, लेकिन आंसर जो है 15 एंड 30 के बीच में आएगा। तो 15 एंड 30 के बीच में आएगा। इसका रेशियो अगर लोगे आप लोग तो आपको आंसर आएगा 20.12 और 20.13 के अराउंड, 12 या 13 के अराउंड आएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बी परसेंटेज ऑफ कॉपर इन सेकेंड सैंपल कितना आएगा भाई? मास ऑफ कॉपर
सेकेंड सैंपल में अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड सेकेंड सैंपल इंटू 100 कितना है 1.179 अपॉन 1.476 इंटू 100 ये आएगा अराउंड 79.88 अप्रोक्सीमेटली। तो देयरफॉर ये परसेंटेजेस जो है ऑक्सीजन एंड कॉपर के सेकेंड सैंपल में एंड फर्स्ट सैंपल में ऑलमोस्ट इतने ही परसेंटेजेस कॉपर एंड ऑक्सीजन के आए थे ना, यस और नो? ऑलमोस्ट उतने ही परसेंटेजेस आए थे ना, ऑलमोस्ट इतने ही परसेंटेजेस मिले ना हम लोगों को फर्स्ट केस में, यस और नो? यस सर। गाइस डू यू रिमेंबर दिस? यही मिले ना? इसका मतलब क्या है? देयरफॉर बोथ samples of CO contains copper and oxygen in same proportion में, therefore data is in accordance. किसके accordance? Data is in accordance with law of क्या? डेफिनाइट कंपोजिशन। समझा? डेटा इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। क्यों? परसेंटेजेस सेम आ रहा है उन्हीं एलिमेंट्स के। अभी गॉट दिस? सबको समझा? सबको समझा? प्रॉब्लम समझा सबको? यस गाइस, डिड यू गेट दिस? सबको समझ में आया? वेदांत तू भी आया? वेदांत कब आया तू? थैंक गॉड तू आया। वेदांत थैंक गॉड तू आया, लेट ही सही लेकिन आया। बेचारा श्रेयस कब से रो रहा था, वेदांत किधर है, वेदांत किधर है? हेलो। हाँ बोल। प्रॉब्लम आ रहा था नेट पे बहुत। बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी ज्वाइन होने का ट्राई करते जाओ। हो गया हो तो स्क्रीनशॉट कर लो। सबको समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट लॉ की तरफ जाना है। होप ये दो सिंपलेस्ट वे है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। मुझे कैसे पता चला कि ऐसे ही करना है प्रॉब्लम को सॉल्व? स्क्रीनशॉट होने के बाद बताता हूँ। करो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। हो गया? सबका हो गया? सबका हो गया? यस सर। ओके, तो अब गाइस मुझे कैसे पता चला कि यही तरीका यूज करना है? मुझे सैंपल दोनों कौन से दिए? कॉपर ऑक्साइड के। उन्होंने बताया कि पहले कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना मिला रिडक्शन करके, ये दिया। दूसरे केस में कॉपर का कॉपर नाइट्रेट एंड कॉपर नाइट्रेट को इग्नाइट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। मतलब कॉपर ऑक्साइड के ही बारे में एंड कॉपर के बारे में ही उन्होंने बताया था प्रॉब्लम में। तो इसका मतलब साफ है, दो अलग अलग सैंपल दिए कॉपर ऑक्साइड के, उनमें कॉपर का मास दिया है, तो बचा किसका? ऑक्सीजन का। तो सेम कंपाउंड के दो अलग अलग सैंपल के बारे में उन्होंने प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी थी। सेम कंपाउंड के दो अलग अलग सैंपल्स के बारे में, दो अलग अलग सैंपल्स के बारे में उन्होंने प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी थी। तो इसी से पता चला मुझे यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन वैलिड हो सकता है। डेटा लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हो सकता है अगर मैं प्रूव कर दूं कि दोनों केसेस में परसेंटेजेस ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन सेम आ रहे हैं। ये मैं प्रूव कर दूं तो ये भी प्रूव हो जाएगा। ये इस तरीके का थिंकिंग मैंने किया और इसीलिए मैंने आपको परसेंटेजेस निकाल के दिखाया। परसेंटेज सेम आ गए तो मैंने लिख दिया कि डेटा इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन है। हैव यू गॉट दिस? कैसे सोचना है? समझ में आया कैसे सोचना है? गाइस समझ में आया कैसे सोचना है? यस और नो? अरे थिंकिंग प्रोसेस क्या थी ऐसा सॉल्व करने के पीछे, समझ में आया? यस सर। स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अब चलो न्यू लॉ की तरफ जाते हैं। लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं, खाली लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे। थोड़ा सा इसका इलिस्ट्रेशन या एक्सप्लेनेशन दे दूंगा एंड एग्जाम्पल जैसे आज स्टडी किया किस लॉ का? मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ का एग्जाम्पल जैसे आज स्टडी किया, डेफिनेट प्रोपोर्शन के लॉ का एग्जाम्पल जैसे आज स्टडी किया, वैसे कल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल स्टडी करेंगे एंड और ज्यादा इलैबोरेट करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो आज के दिन खाली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट देखना है। किसने बताया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? डाल्टन ने बताया, जॉन डाल्टन।
डाल्टन के बारे में क्या पता है और आप लोगों को? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यस दिशा। डाल्टन किसके बारे में है? डाल्टन और फेमस है उसकी एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन और फेमस है उसके एटॉमिक थ्योरी के बारे में। इन जनरल एटम ये टर्म ही उसने कॉइन की है, ऐसा बोला तो भी चलेगा। एटम ये टर्म उसी ने कॉइन की है, मतलब उसी ने पहले यूज की है, ऐसा माना तो भी चलेगा। उसी जॉन डाल्टन का ये भी कंट्रीब्यूशन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है दो सेम एलिमेंट के बारे में। अगर आपके पास दो सेम एलिमेंट है, वो अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन होके, दो वही एलिमेंट अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन होके दो अलग कॉम्पोजिशन वाले, दो अलग फॉर्मूला वाले कंपाउंड्स बना रहे हो, तो उस केस में कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो स्टेटमेंट बता दूं, स्टेटमेंट बता दूं मैं गाइस? Shall I tell you the statement, guys? यस सर। तो look at the statement ना। स्टेटमेंट कहां से आया है? मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो रेफरेंस बुक से आया है। आपके बुक में थोड़ा सा चेंज होगा, आपके बुक में थोड़ा सा चेंज होगा, डोंट माइंड, थोड़ा सा चेंज होगा। तो लॉ क्या स्टेट करता है? लॉ स्टेट्स दैट, क्या रे? लॉ स्टेट करता है कि if two elements combine, if two elements combine together to form क्या? Combines together to form several compounds, डिफरेंट कंपाउंड्स, अगर वो बनाता हो डिफरेंट कंपोजिशन के, डिफरेंट कंपोजिशन के, अगर वो सेवरल कंपाउंड्स बना रहा हो, कौन कौन? दो एलिमेंट्स कंबाइन होके डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट कंपोजिशन वाले बना रहा हो, तो क्या होगा? देन वेट ऑफ वन ऑफ दीज एलिमेंट, देन वेट ऑफ one of these element, weight of one of these elements which combines with fix, which combines with fixed weight of another, which combines with fixed weight of another, are in ratio of simple whole number, are in ratio of simple whole number। ऐसा ये लॉ है। लॉ को जरा मैं इलैबोरेट करता हूं, जरा ध्यान दो। जनरल एक्सप्लेनेशन देता हूं लॉ का, जनरल। देखो एक्सप्लेनेशन में मैं क्या लिख रहा हूं, जरा ध्यान दो। मेरे पास दो एलिमेंट है, कौन से दो? कंसीडर टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दो एलिमेंट है ए एंड बी, they combine with one another to form two compounds। कौन से दो कंपाउंड बना रहे हैं? ए एंड बी। A is combining with B in 1:1 proportion and giving AB type of compound,
अगेन A is combining with twice of B and giving AB2. अब मुझे बताओ, दोनों कंपाउंड बनते वक्त AB एंड AB2 बनते वक्त दोनों एलिमेंट जो कंबाइन हुए वो सेम ही कंबाइन हुए, AB ही कंबाइन होके AB बना, AB2 बनते वक्त भी A एंड B ही कंबाइन हुए, यस और नो? सेम कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड बनते वक्त एलिमेंट तो सेम ही कंबाइन हुए है ना, यस और नो? गाइस आर यू गेटिंग मी? गाइस आर यू गेटिंग मी? कुछ समझ में आ रहा है? गाइस कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? वैभवी, Yes. सानिका, शाम्भी, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. गाइस कुछ समझा? संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति नहीं है, कौन गया? सानिका किधर गई? सानिका आर यू देयर? ठीक है, ये समझा? तो अगर A एंड B कंबाइन होके AB एंड A+2 भी कंबाइन होके AB2, मतलब A एंड B कंबाइन होके AB एंड A एंड B ही कंबाइन होके डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होके AB2 बन रहा है। क्या बन रहा है? AB2। तो अब मुझे ये बताओ कि दोनों केसेस में एलिमेंट तो सेम ही कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन देखो A का नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, मतलब क्या? विद सेम मास ऑफ A डिफरेंट मासेस ऑफ B आर कंबाइनिंग। AB फॉर्म होते वक्त B का मास अलग है, AB2 ये टाइप का कंपाउंड फॉर्म होते वक्त B का अलग मास A के सेम मास की ही साथ कंबाइन हो रहा है। देयरफॉर मास ऑफ वन एलिमेंट A क्या है? फिक्स, एंड विद इट क्या हो रहा है? डिफरेंट masses of B are combining. B के डिफरेंट मास कंबाइन हो रहे हैं, A के सेम मास के साथ B के डिफरेंट मासेस कंबाइन हो रहे हैं, B के डिफरेंट मासेस कंबाइन हो रहे हैं। देयरफॉर क्या लेना है? रेशियो ऑफ masses of B in compound AB2 and AB, that is mass of B while forming AB2 बनाते वक्त B का मास अपॉन मास ऑफ B while forming AB। ये जो मास ऑफ B का रेशियो AB2 बनाते वक्त एंड मास ऑफ B का ही रेशियो AB बनाते वक्त A के सेम मास के साथ जो B के अलग अलग मासेस कंबाइन हो रहे हैं वो क्या आनी चाहिए? उनके मास का रेशियो क्या आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। रेशियो क्या आना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर यानी कि क्या? 2:1, 3:1, 4:1, 5:6, 6:7, ऐसा होल नंबर रेशियो आना चाहिए B के अलग अलग मासेस का व्हेन दे कंबाइन विद सेम मास ऑफ A। सेम मास ऑफ A के साथ B के अलग अलग मासेस कंबाइन होके जो दो एलिमेंट बन रहे हैं, उस केस में B के अलग अलग मासेस, दो एलिमेंट बनते वक्त B के जो अलग अलग मासेस A के सेम मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, उनके मासेस का रेशियो, B के अलग अलग मासेस का रेशियो होल नंबर आना चाहिए। ऐसा लॉ का स्टेटमेंट आपको बताता है। अभी व्हाट द लॉ? गाइस समझा? लॉ समझ में आया? क्या करना है लॉ में? यस सर। सबको समझा कि लॉ में आपको क्या प्रूव करना है? सबको समझा? गाइस सबको समझ में आया? वैभवी समझा? शाम्भी समझा? संस्कृति समझा? Yes, sir. विशा समझा? सबको समझ में आया ना? Yes, चलो sir. इसका स्क्रीनशॉट करो। सबको समझ में आया हो तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। गाइस डू टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ कौस्तुभ समझ में आया? कुशल कुछ समझा? कुशल, स्वराज, श्रेयस, Yes, sir. Yes, sir. वेदांत कुछ समझा कि नहीं? सार्थक, समर्थ, मोहित, दिशा, Yes, sir. Yes, sir. नित्य, आर्य समझा? गौरव समझा कि नहीं? यस सर। गौरव डिड यू गेट दिस? हर्ष Yes, समझा sir. कि नहीं? Yes, sir. ओके तो हम लोगों को
इसी का एग्जांपल लेके वेदर रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ बी रिएक्टिंग विद सेम मासेस ऑफ कंपाउंड ए, जो ए के सेम मास के साथ बी के डिफरेंट मासेस रिएक्ट होके जो डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, उस केस में मासेस ऑफ बी का जो रेशियो है दो अलग अलग कंपाउंड बनते वक्त, वो रेशियो होल नंबर आता है कि नहीं, यही चेकआउट करना है। तो स्क्रीनशॉट हो गया सबका? सबका स्क्रीनशॉट हो गया? आया ना? आया ना? यस सर, Screenshot? हो गए। ओके, सो यहां तक आज का सेशन इनफ है। कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? कल स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका एग्जाम्पल। तो कल भी नोटिस डाला था, आज भी डाल रहा हूं, जो भी लोग हैं जो लेट ज्वाइन हुए उनके लिए नहीं, लेकिन जो बहुत पहले ज्वाइन हुए हैं और जिन्होंने एडमिशन नहीं किए हैं उनको बोल रहा हूं कि एडमिशन एज अर्ली एज पॉसिबल कर लो। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल मतलब 2-3 दिन में कर लो गाइस। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, बाय। चलो गाइस, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय एवरीवन।